नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट फर्स्ट शुरू करने वाले हैं और इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। उससे पहले जो अपने बिल्कुल लास्ट में पढ़ रहे थे 5वीं यूनिट, उसके एक दो जो होलोग्राफी थी उसके उपयोग शेष थे, पहले उन उपयोगों की चर्चा करते हैं, फिर अपने शुरू कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट को। तो देखिए, होलोग्राफी के अनुप्रयोगों में एक तो अनुप्रयोग बाकी था, उसमें था सूचना का संग्रहण, सूचना संग्रहण, और एक था इसमें ध्वनिक होलोग्राफी, ध्वनिक होलोग्राफी, और जो तीसरा हमारे पास में था वो था प्रतिरूप अभिज्ञान, प्रतिरूप अभिज्ञान। ठीक है, ये तीन अपने पास में जो होलोग्राफी थी उसके उपयोग बाकी थे। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, सूचना संग्रहण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने जो होलोग्राफी होती है उसमें एक क्रिस्टल होता है, अपने पास में एकल क्रिस्टल होता है। उस एकल क्रिस्टल पर टोटल प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। यदि वो क्रिस्टल कहीं से क्या हो जाए, टूट जाए, यदि क्रिस्टल क्या हो जाए, कहीं से टूट जाए, तो वो जो टुकड़े आपके पास में हैं उन टुकड़ों में भी आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यानी जो भी टुकड़ा आपके पास में बचा है उसमें भी आपको कंप्लीट होलोग्राम जो है वो मिल जाएगा। हालांकि विभेदन क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी अवश्य कम हो जाएगी। तो विभेदन क्षमता अवश्य कम हो सकती है, परंतु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से यदि आपका वो टूट जाता है, तो जैसे फोटो में होता है, यदि फोटो कहीं से टूट जाती है तो वो सूचना वहाँ से क्या हो जाती है, हट जाती है, परंतु होलोग्राम में अपने ऐसा नहीं होता है। यदि आप लोग कहीं से उसे तोड़ भी दोगे तो प्रत्येक टुकड़ा जो है उसमें समान सूचना जो है वो संग्रहित रहती है। ठीक है, और विभेदन क्षमता जो है वो अवश्य क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये इसका क्या है, एक फ़ायदा है कि इसका प्रत्येक टुकड़ा जो है उसमें आपको सूचना मिल जाती है। दूसरा, जैसे फोटो में अपनी जरूरत होती है फोकसन की, किसकी जरूरत होती है, फोकसन की। अपने जिसकी भी फोटो लेते हैं पहले अपने को फोकस करना होता है उस ऑब्जेक्ट पर, यानी जिस भी पार्ट की आप लोग फोटो ले रहे हो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, कैमरा जो आपका होता है उसे फोकस करना पड़ता है, और फोकस के बाद में क्या होती है, आपको उस जगह की बढ़िया इमेज जो है वो प्राप्त होती है। परंतु होलोग्राफी में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको फोकसन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फोकसन की आवश्यकता नहीं है तो प्रत्येक जो आपका भाग होगा उस पर समान रूप से सूचना जो है वो क्या हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। चौथा अनुप्रयोग इसके अंदर आता है ध्वनिक होलोग्राफी का। तो अपने जो सामान्य फोटोग्राफी होती है उसके अंदर ध्वनियाँ जो होती है उन ध्वनियों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण अपने नहीं कर सकते। ठीक है, ध्वनि जो होती है उससे अपने क्या नहीं कर सकते, प्रतिबिंबों जो है उनको नहीं बना सकते हैं। परंतु जो होलोग्राफी अपने पास में होती है, होलोग्राफी के अंदर अपने ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपने काम में लेते हैं पराध्वनिक तरंगों को। पराध्वनिक तरंगों को काम में लेकर के अपने ध्वनिक होलोग्राफी भी बना सकते हैं। वजह इसकी भी वही है क्योंकि इसमें भी फोकसन की आवश्यकता नहीं है। फोकसन की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत नहीं है, आपको लेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तरंगें सारा काम करने वाली है, तो लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पराध्वनिक तरंगों को काम में लेकर के आप लोग ध्वनिक फोटोग्राफ भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बिल्कुल लास्ट इसके अंदर आता है प्रतिरूप अभिज्ञान। प्रतिरूप अभिज्ञान, देखिए प्रतिरूप अभिज्ञान, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन अपने इसे बोलते हैं। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न और अभिज्ञान का मतलब पता लगाना, पैटर्न जो है उसका पता लगाना। तो अपने जो नकल होती है उस नकल को रोकने के लिए, नकल को रोकने के लिए किसे काम में लिया जा सकता है, होलोग्राफ को काम में लिया जा सकता है। नकल कौन सी? नकल ये जैसे अपने पास में अलग अलग कंपनियों की क्या होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, जैसे पुस्तक वगैरह होगी या कोई अन्य सामान हमारे पास में होता है, तो उस सामान पर जो कंपनी विशेष होती है वो क्या करती है, अपना होलोग्राम वहाँ पर चिपका देती है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी पुस्तकें आती है वहाँ पर एक होलोग्राम जो है वो लगा रहता है। तो अपने विशेष प्रकार का होलोग्राम जो है वो क्या कर दिया जाता है, कंपनियों के द्वारा अपनी पुस्तक पर लगा दिया जाता है। और आपको पता है कि होलोग्राम को देखने के लिए अपनी जो संदर्भ किरणें होती है या जो निर्देश तरंगें होती है, उन निर्देश तरंगों या संदर्भ तरंगों को एक विशेष कोण के द्वारा ही
आपतित करना होता है, जिससे आपको आपका होलोग्राम पर बनी हुई इमेज जो है वो दिखाई दे। यानी होलोग्राम पर बनी हुई इमेज अगर आप लोगों को देखनी है तो एक विशेष कोण के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, संदर्भ किरणों को डालना पड़ेगा। ये विशेष कोण कौन सा होगा, ये विशेष कोण वही होगा जो होलोग्राम बनाते समय हम लोगों ने जो बिंब से किरणें आ रही थी उन पर हम लोग डाल रहे थे। बिंब द्वारा प्रकिरणित जो तरंगे थी उन पर जो हम लोग किरणें डाल रहे थे, संदर्भ किरणें, वो जिस एंगल से डाली गई है सेम एंगल से आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप लोग उस होलोग्राम को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो नकल रोकने के लिए भी क्या किया जा सकता है, होलोग्राफी को काम में लिया जा सकता है। तो ये होलोग्राम जो आपका इसके साथ में कंप्लीट हो जाता है। और अब अपने यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, यानी ऑप्टिक्स का जो आपका पार्ट है उसे अब अपने शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। अब जितना सिलेबस आप लोगों का बचा है उस सिलेबस के अंदर जो आपका इंटीग्रेटेड का सिलेबस है और जो सिंपल बीएससी का है उनके सिलेबस में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क किस बात को लेकर के वो भी देखो आप लोग। फ़र्क है चैप्टर की संख्या को लेकर के। चैप्टर की संख्या दोनों के अंदर बची हुई 4 यूनिटों के अंदर अलग है। ठीक है, देखिए अपने 5वीं यूनिट जो पढ़िए इसके अगर कोई टॉपिक बच जाते हैं आपके तो बाद में हम लोग देख लेंगे। जो आप लोग शुरुआत के ये चैप्टर पढ़ दोगे उसके बाद में अपने बचे हुए टॉपिक जो है उसके आपके सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे कि कौन सा बीएससी का पार्ट है और कौन सा इंटीग्रेटेड का पार्ट है। तो यह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये जो बची हुई 4 यूनिट है, जो सिंपल बीएससी है उनका लगभग सिलेबस कंप्लीट है, 5वीं यूनिट का लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अपने बात कर रहे हैं बची हुई 4 यूनिट्स का, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन यूनिट के अंदर जो सिंपल बीएससी है उनके अंदर एक तो चैप्टर फर्स्ट आता है, चैप्टर सेकंड जो है वो भी आएगा, और उसके बाद में देखिए क्या क्या इसमें आने वाला है सिंपल बीएससी के। तो सिंपल बीएससी वालों को कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम ज्यामितीय प्रकाशिकी है, जो आपके चैप्टर फर्स्ट है ज्यामितीय प्रकाशिकी। ठीक है, ये जो ज्यामितीय प्रकाशिकी है ये आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपका यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, सिंपल बीएससी जो है उनकी ये यूनिट कौन सी है, यूनिट फर्स्ट है। और उसके बाद जो चैप्टर सेकंड अपने आता है जिसके अंदर नेत्रिकाएं दी गई है, विपथन वगैरह दिया गया है, वो उन लोगों की यूनिट सेकंड है जो सिंपल बीएससी कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट में व्यतिकरण आ जाता है, तीसरी यूनिट में, और चौथी यूनिट में उनके विवर्तन आ जाता है। ठीक है, 5वीं यूनिट लेज़र और होलोग्राफी है ही जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेज़र और होलोग्राफी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ऑप्टिक्स का सिलेबस है। जो सिंपल बीएससी है उनका सिलेबस मैं पहले बता रहा हूँ। इसके अंदर आप लोग चैप्टर अगर देखना चाहो तो 9वां चैप्टर आपका था लेज़र और होलोग्राफी का, और जो आपके शुरुआत का चैप्टर ज्यामितीय प्रकाश की वो फर्स्ट यूनिट, विपथन नेत्रिकाएं आ जाएगा, व्यतिकरण आ जाएगा और विवर्तन जो है आपका आ जाएगा। इतना ही आप लोगों का इसमें सिलेबस है। ठीक है, और विवर्तन के अंदर भी जो आपके फ्रेनल और जो फ्रोनहोफर के विवर्तन वर्ग है, चौथा और 5वां चैप्टर वो आपके इसके अंदर आने वाले हैं। विवर्तन के अंदर चौथा और 5वां चैप्टर आपका आएगा। ठीक है, तो सिंपल बीएससी जो है उनका ये कंप्लीट सिलेबस सामने लिखा हुआ है। ये जो आपका चैप्टर है लेज़र और होलोग्राफी ये तो कंप्लीट अपने पढ़ चुके हैं, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फिर अपने बात करते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी की। तो ये जो पहला चैप्टर है इनकी यूनिट फर्स्ट है। सेकंड चैप्टर विपथन और नेत्रिकाओं के जो नाम से आपके नेत्रिकाओं के साथ में विपथन भी दिया हुआ है वो आपकी यूनिट सेकंड आता है। और तीसरी यूनिट आती है व्यतिकरण की, चौथी यूनिट है विवर्तन की, और 5वीं यूनिट अपने पढ़ चुके हैं। तो व्यतिकरण और विवर्तन एक एक यूनिट है, और नेत्रिकाएं दूसरी यूनिट, ज्यामितीय प्रकाश की इसकी यूनिट जो है वो फर्स्ट है। जो इंटीग्रेटेड है उनका सिलेबस थोड़ा अलग है। उनके सिलेबस में ये जो दोनों चैप्टर आते हैं ये एक ही यूनिट के अंदर आते हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, बाकी सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। ये उनका सिलेबस जो है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर व्यतिकरण विवर्तन इसी तरीके से उनमें आएंगे, परंतु उनके साथ साथ द्वि अपवर्तन वाला जो चैप्टर है जो सिंपल बीएससी के नहीं है वो भी उनके सिलेबस का पार्ट है। तो द्वि अपवर्तन वगैरह भी आपको
इंटीग्रेटेड वालों को इसमें पढ़ना पड़ता है। तो अभी अपने यूनिट फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस नहीं बता करके मैंने बस आपको बड़ी बड़ी बातें इसमें बता दी है। उसके अलावा जैसे जैसे अपने पढ़ते जाएंगे, जहाँ से जो अलग यूनिट आएगी मैं आपको बता दूंगा कि ये किसके टॉपिक लगेगा और किसके ये पार्ट जो है ऐसा नहीं है। अपने सिंपल बीएससी के हिसाब से पढ़ेंगे इन सब को, और साथ में जो इंटीग्रेटेड वाले हैं उनको सिलेबस में बताता चलूँगा। तो सिंपल बीएससी के सिलेबस के हिसाब से तो अपने चल ही रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, और यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो आपके आता है, चैप्टर का नाम है ज्यामितीय प्रकाशिकी। चैप्टर फर्स्ट जो है इसका नाम है ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी। कुछ सिंपल बातें अपने इसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने प्रकाशिकी जो पढ़ रहे हैं उस प्रकाशिकी के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपने इसमें देखेंगे प्रकाशिकी को, यानी ऑप्टिक्स जो है, ये ऑप्टिक्स अपने क्या होती है। तो सामान्यतः आप लोग जानते हो कि सामान्य जो लाइफ होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है वो किसी वस्तु पर जाकर के टकराती है और वहाँ से प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होने के बाद में अपनी आंखों का जो रेटिना है उससे आकर के क्या होता है, टकराता है, जिससे अपने वस्तुएं जो है वो क्या करती है, दिखना प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रकाश जब अपने आंखों से आकर के टकराती है रेटिना पर, तब अपने जो प्रकाश की संवेदना है वो उत्पन्न होती है और अपने प्रकाश जो है वो क्या है, दिखता है। प्रकाश जो है वो क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है वो किसका रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। और जिस शाखा के अंदर इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है वो अपने क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी को अपने दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो पार्ट आता है इसका ज्यामितीय प्रकाशिकी और दूसरा आता है भौतिक प्रकाशिकी। एक तो आता है ज्यामितीय प्रकाशिकी और दूसरा पार्ट इसमें आता है अपने भौतिक प्रकाशिकी। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है इसे अपने दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक तो आता है अपने इसके अंदर ज्यामितीय प्रकाशिकी और दूसरा पार्ट जो है वो क्या आता है, वो आता है भौतिक प्रकाशिकी। बात करें यदि ज्यामितीय प्रकाशिकी की, तो ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंदर देखिए अपने क्या पढ़ते हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंदर अपने प्रकाश की किरणों की जो संकल्पनाएं हैं उनको काम में लेते हैं, और प्रकाश के संचरण के जो गुण हैं उन्हें, और परावर्तन अपवर्तन को इसमें अपने पढ़ते हैं। इसमें अपने क्या पढ़ते हैं, परावर्तन को और अपवर्तन को। परावर्तन और अपवर्तन जो है इन्हें हम लोग पढ़ते हैं, और इसके द्वारा जो अपने प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, कहाँ पर निर्मित होते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार की होती है, उनकी स्थिति कहाँ पर आने वाली है, उन सब के बारे में अध्ययन अपने किसके अंदर किया जाता है, ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंदर किया जाता है। जो आपकी भौतिक प्रकाशिकी है इसके अंदर अपने अध्ययन करते हैं उन घटनाओं के बारे में जो अपने को बताती है प्रकाश के उत्पादन, प्रकाश के उत्पादन, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के संचरण, उन सब के बारे में बताने वाली जो घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन अपने किसके अंदर करते हैं, वो अपने करते हैं भौतिक ज्यामिति। और इसके अंदर अपने क्या क्या आता है, इसके अंदर जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण है, या जो अपने विवर्तन है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवण, ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये अपने किसके अंदर आ जाती है, ये अपने भौतिक प्रकाशिकी के अंदर आ जाती है। तो जो अपने ज्यामितीय प्रकाशिकी इसमें तो सिंपल अपने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को देखेंगे, जिससे अपने ये पता लगाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस प्रकार की उसकी संरचना होगी। परंतु भौतिक प्रकाशिकी जो है इसके अंदर अपने जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, संरचना या संचरण जो है वो कैसे करता है, उत्पादन कैसे होता है, यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे गुण जो अपने पास में है इनका अपने क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। अब अपने शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, ज्यामितीय प्रकाशिकी, और इसका पहला टॉपिक जो आपके आता है वो आता है फर्मा का नियम। फर्मा का नियम, फर्मा के नियम से हम लोग इसे
शुरू करेंगे। फर्मा का नियम। देखिए फर्मा का नियम अपने को क्या बताता है। इस नियम को अपने न्यूनतम समय के नियम से भी जानते हैं। न्यूनतम समय का नियम, फर्मा के नियम को क्या कहते हैं? न्यूनतम समय का नियम, इस नाम से भी अपने इसे जानते हैं। फर्मा का नियम देखिए हम लोगों को यहाँ से क्या बताएगा। फर्मा का नियम हम लोगों को बताता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होने के लिए या संचरण के लिए उस पथ का चुनाव करता है जिसमें लगा समय क्या हो? न्यूनतम हो। जिसमें लगा समय क्या हो? न्यूनतम हो। तो अपने सबसे पहले इसमें आता है फर्मा का नियम, जिसे अपने क्या कहते हैं? जिसे हम लोग न्यूनतम समय का नियम कहते हैं। न्यूनतम समय का नियम या फर्मा का नियम क्या बताता है? ये बताता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण में या गमन में उस पथ का चयन करता है जहाँ पर लगने वाला समय क्या हो? न्यूनतम हो। इसे अपने किस नाम से जाना जाता है? फर्मा के नियम से जाना जाता है। परंतु उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में अपने कुछ एक ऐसी घटनाएं भी आई जहाँ ये समय जो अपने न्यूनतम ले रहे थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में ये न्यूनतम के स्थान पर क्या हो रहा था? अधिकतम हो रहा था। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? ये नियम आने के बाद में ये हुआ कि कुछ एक जगह आपके पास में ऐसी आई जहाँ पर प्रकाश जो है वो संचरण में क्या करता है? न्यूनतम समय वाले की बजाय अधिकतम समय वाले पथ का क्या करता है? चयन करता है। देखिए सबसे पहले मैं फिर से आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ। फर्मा का नियम आया जिसे न्यूनतम समय का नियम दिया गया, जो क्या बताता है कि प्रकाश जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उस पथ का चयन करेगा जिसमें लगा समय क्या हो? न्यूनतम हो। परंतु उसके बाद में कुछ एक ऐसी घटनाएं हमारे पास में हुई जहाँ पर देखा गया कि प्रकाश जो है ऐसे पथ में गमन करता है जहाँ ये समय न्यूनतम के स्थान पर क्या लग जाता है? अधिकतम लग जाता है। जिससे फर्मा का जो नियम है इसका एक व्यापक रूप दिया गया, जिसके अंदर बताया गया कि ये न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है या चरम समय हो सकता है। देखिए अपने फर्मा का जो नियम है इसे व्यापक रूप में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। व्यापक रूप में प्रकाश अनेक माध्यमों से परावर्तन या अपवर्तन लिख सकते हो आप लोग। अनेक माध्यमों से अनेक बार परावर्तन और अपवर्तन के बाद एक ऐसे पथ से गति करता है जिसमें संचरण में लगा समय न्यूनतम हो या अधिकतम हो या क्या हो? स्थिर हो। ठीक है। न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। उस पथ से क्या करता है? प्रकाश गति करता है। व्यापक रूप में हमने क्या बोल सकते हैं? प्रकाश अनेक माध्यमों से अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात एक ऐसे पथ से होकर के गुजरता है जहां उससे गुजरने में लगने वाला समय जो है वो न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है या स्थिर भी हो सकता है। यानी आप लोग ये बात बोल सकते हो कि प्रकाश उस पथ में गमन करता है जिसमें लगा समय का क्या हो? चरम हो। जिसमें लगा समय क्या हो? चरम हो। यानी अलग अलग नहीं हो, या तो हर बार न्यूनतम होगा या हर बार अधिकतम होगा या क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कुल मिलाकर के वो समय क्या होना चाहिए? चरम होना चाहिए। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में फर्मा का नियम है। फर्मा के नियम का व्यापक रूप है। इसके अंदर अपने एक एग्जाम्पल की सहायता से इसमें समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक माध्यम है,
और माध्यम में अपने अलग अलग पथों से होते हुए ए से बी तक जा रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं, ए से बी तक गति कर रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं, ए से बी तक गति कर रहे हैं। हमारे पास में कोई एक माध्यम है और उस माध्यम में आप गति कर रहे हो ए से बी तक। आप हो सकता है कौन से पथ से जाए, ए सी बी से जाए, या आप लोग हो सकता है कौन से पथ से होकर के जाएं, आप ए डी बी पथ जो है उससे होकर भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास में ये पथ हो। अपने सिद्ध कर रहे हैं फर्मा के नियम को या दर्शा रहे हैं फर्मा के नियम को। ये मान लिया कि हमारे पास में माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। तो म्यू अपवर्तनांक का हमारे पास में माध्यम है और हम लोग जा रहे हैं ए से बी तक। आपके पास में अनेकों पथ हो सकते हैं, उनमें से दो पथ अपने सामने बना रखें, ए से बी कहाँ से होते हुए, ए सी बी होते हुए, और एक डी ए डी बी होते हुए भी अपने क्या कर सकते हैं, बी तक पहुंच सकते हैं। अपने यदि ये मान करके चले कि माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो, v हो, यदि ये मान ले हम लोग कि माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो, माध्यम में प्रकाश का वेग v हो, तो ds दूरी तय करने में लगा समय, ds दूरी जो है इसे तय करने में इसे कितना समय लगेगा, ds बटा v समय लगेगा। कितना लगेगा, ds बटा v, दूरी बराबर चाल गुना समय सूत्र जो होता है उससे समय किसके बराबर, दूरी बटा चाल के बराबर। समय बराबर कितना, ds बटा v के बराबर। और कुल समय कितना लगेगा, ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय, ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय, ये कुल समय आएगा ए बी डी एस से वी। कुल समय हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में समाकलन ए से बी डी एस और वी। अब फर्मा के नियम से अपने ये मान क्या होना चाहिए, फर्मा के नियम से देखिए, फर्मा का नियम अब अपने को यहाँ क्या बताएगा। फर्मा का नियम अपने यहाँ बता रहा है कि ये जो समय लग रहा है ए से बी डी एस बटा बी, ये क्या होना चाहिए, या तो ये अधिकतम होना चाहिए, या ये न्यूनतम होना चाहिए, या ये क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, या तो ये क्या होना चाहिए, अधिकतम या न्यूनतम, या ये किस प्रकार का होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका प्रथम अवकलन किसके बराबर हो, इसका प्रथम अवकलन जो है वो शून्य के बराबर हो, प्रथम अवकलन शून्य हो। यदि इसका प्रथम अवकलन जो है वो क्या होगा, शून्य होगा, तो आपके पास में ये जो मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये मान आपका आ जाएगा अधिकतम, न्यूनतम या स्थिर। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रथम अवकलन करना पड़ेगा। तो अपने इसका अवकलन करते हैं, देखिए क्या आएगा आपके पास में, इसका प्रथम अवकलन किया गया तो ये आया डी समाकलन ए से बी और डी एस बटा v। इसका प्रथम अवकलन क्या आना चाहिए, फर्मा के नियम के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए आपका 0। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि अपवर्तनांक म्यू किसके इक्वल होता है, अपवर्तनांक म्यू इक्वल होता है c अपॉन v के। अपवर्तनांक म्यू किसके बराबर होता है, म्यू बराबर होता है c अपॉन v के। v का मान यहाँ से यदि आप लोग ज्ञात करो तो v किसके बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाता है c अपॉन म्यू के। ये मान यहाँ रख दीजिए, तो ये आपका देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा d a से b और ds अपॉन क्या आएगा, v का मान c और ऊपर चला जाएगा म्यू, और ये कितना आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। अब देखिए तो c तो यहाँ पर आपका क्या है, कांस्टेंट है, प्रकाश का वेग है। तो आपके पास में यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आपके पास में आ जाता है a से b और म्यू डी एस बराबर 0। आप लोग जानते हो किसका अवकलन 0 होता है,
किसका अवकलन 0 होता है? जो आपके पास में प्रकाश का वेग है, किसका अवकलन 0 होता है? तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। यानी आपके पास में ये जो राशि लिखी गई है ए बी म्यू डी एस, ये क्या है? चरम है, कांस्टेंट है या स्थिर है? म्यू डी एस जो है वो क्या है आपके पास में? अधिकतम न्यूनतम या जो अपने चरम सीमा के अंदर अपने ज्ञात कर रहे थे, यानी अधिकतम न्यूनतम और स्थिर जो अपने ज्ञात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग म्यू डी एस जो है ये क्या आएगा? चरम आएगा। अब म्यू डी एस जो आपके पास में राशि आ जाती है, ये किसे व्यक्त कर रही है? ये व्यक्त कर रही है आपके लिए माध्यम में प्रकाशीय पथ को। म्यू डी एस किसे व्यक्त कर रही है? माध्यम में प्रकाशीय पथ को व्यक्त कर रही है। म्यू डी एस किसे व्यक्त कर रही है? म्यू डी एस व्यक्त कर रही है माध्यम में प्रकाशीय पथ को। और फर्मा के नियम के अकॉर्डिंग ये पथ जो है वो क्या होना चाहिए? चरम होना चाहिए। और यहाँ आपने सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या प्राप्त हो रहा है आपको? चरम प्राप्त हो रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो अपने पास में फर्मा का नियम है उसके अकॉर्डिंग, फर्मा का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये मान आ रहा है म्यू डी एस, ये क्या आना चाहिए? म्यू डी एस आपका या तो आना चाहिए अधिकतम, या आना चाहिए ये न्यूनतम, या कैसा प्राप्त होना चाहिए? स्थिर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो किसी समांगी माध्यम में आप लोग बोल सकते हो कि समांगी माध्यम में दो बिंदु जो है उनके मध्य न्यूनतम पथ जो होगा वो उन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। ठीक है, जो न्यूनतम पथ होता है वो क्या होता है? वो न्यूनतम पथ होता है उन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा। इससे आप लोग बोल सकते हो कि समांगी माध्यम में प्रकाश किसके अंदर गति करता है? तो समांगी माध्यम में प्रकाश जो है वो कहाँ गति करेगा? समांगी माध्यम में प्रकाश जो है वो सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। समांगी माध्यम में प्रकाश जो है वो कहाँ गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये प्रकाश की जो ऋजु रेखीय संचरण के रूप में अपनी व्याख्या करते हैं, ये प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण की व्याख्या के अनुसार है कि जो समांगी माध्यम हमारे पास में होता है उसके अंदर प्रकाश किस में गति करता है? तो उसके अंदर प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने देखा है कि माध्यम में प्रकाशीय पथ जो है वो क्या होना चाहिए? चरम होना चाहिए। वो न्यूनतम हो सकता है, वो अधिकतम हो सकता है, या फिर वो कॉन्स्टेंट हो सकता है। और फर्मा ने बिल्कुल शुरुआत में जो बताया था उसमें बताया था कि वो पथ क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। अगर वो पथ न्यूनतम होगा, जैसे ए से बी की अपनी बात करें तो ए से बी तक की न्यूनतम जो दूरी है वो क्या है? ये सीधी सरल रेखा जो है ये है। तो समांगी माध्यम में प्रकाश जो है वो किस में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। और ऐसा अपने प्रकाश की ऋजु रेखीय संचरण की जो व्याख्या करते हैं उसके अंदर भी अपने अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, आगे अपने पढ़ने वाले हैं कि अपने ये जो समय न्यूनतम लग रहा है ये क्या हो सकता है? अधिकतम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो अपने क्या सिद्ध किया? इसे न्यूनतम के रूप में सिद्ध करके लिख दिया है कि समांगी माध्यम जो है उसमें जब ये गति करेगा तो ये किस में गति करेगा? सरल रेखा में गति करेगा। क्योंकि सरल रेखा के अंदर जब ये गति करेगा तभी ये पथ क्या होगा? न्यूनतम होगा। अधिकतम की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि ये समय जो है वो कितना हो सकता है? अधिकतम भी हो सकता है। ये अपने थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे सोल्व करेंगे। तो इससे अपने जब कंप्लीट करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ये पथ जो है वो न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है, या स्थिर भी अपने को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए कुछ एक बातें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिक्स के लिए ज़रूरी है कि आप लोग बेसिक बातें पहले से तैयार रखो अपनी। जैसे जितने भी दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेंस जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तल अवतल कौन से लेंस होते हैं, किस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टी होती है, कहाँ किसका वक्रता के अंदर कहाँ किसका ध्रुव होता है, कहाँ किस प्रकार का प्रतिबिंब उनका आपको प्राप्त होता है। ये बेसिक बातें हैं, ये अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो उन सबसे आगे, वहाँ सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को काम में लिया गया है। कब त्रिज्या जो लोगे आप लोग धनात्मक आएगी, कब ऋणात्मक आएगी, यू का मान कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, कब v का मान पॉजिटिव नेगेटिव, h जो है उसका मान कब पॉजिटिव होगा और h का मान कब नेगेटिव होगा। ये जो बेसिक बातें हैं ये आप लोग अपनी +2 की बुक से ज़रूर तैयार कर लेना पहले से ही। ठीक है, और इसके अलावा जो सामान्य नियम है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, उन सबको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि जब अपने इससे आगे का पार्ट पढ़े तो आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ आपने ये फॉर्मूला लिखा है μ = C/V, ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो +2 की फिजिक्स को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो इसे अपने अधिकतम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सिद्ध करेंगे।